पे महाविद्यालय का एक कार्यक्रम है 2 अक्टूबर। आप सब अवगत हैं, बचपन से इसको एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में आप लोग मनाते आए हैं। ये दिवस उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 15 अगस्त और 26 जनवरी। देखिए, गांधी को जब याद करते हैं तो कुछ बातें बरबस याद आ जाती हैं। ये आते हैं कि ये गांधीवाद जो सत्य अहिंसा पर आधारित था, और एक होता है गोडसेवाद, गोडसे जो उनको मारने का कार्य किया था। तो जिस तरह से गांधी के वाद का फैलाव हो रहा है, उसी तरह गोडसे की हिंसकवाद का भी विश्वव्यापी फैलाव हो रहा है। आप सब देख रहे हैं कि गोडसे का जो हिंसकवाद है उसका भी विश्वव्यापी प्रसार और फैलाव हो रहा है, देख रहे हैं। और इसका आतंकवाद के रूप में हम लोगों का उदाहरण, एकदम जीवंत उदाहरण, तरोताजा जो अभी चल रहा है। HHH वाली बात अभी चल रही, हमास है, हिजबुल्लाह है और हूती है। ये क्या है? सब कश्मीर में जितने पाकिस्तान परस्त आतंकवादी, ये क्या है? गोडसेवादी है सब, यानी जो अहिंसा को समाप्त करना चाहते हैं। एक शब्द आप लोग सुनते होंगे, प्रासंगिकता। ये बहुत बड़ा शब्द है, प्रासंगिकता। क्या वो विचारधारा आज भी प्रासंगिक है, आज भी मौजूद है? क्या आज भी वो सफल है? इसी पर पूरा विमर्श खड़ा है। क्या गांधी जी की जो सोच थी आज भी, आज के परिवेश में भी वो समीचीन है कि नहीं? यही तो मेन विषय है। एक बहुत कहने में हम लोगों का जीवा नहीं काम करती है कि गोडसे की प्रतिमाएं बन रही हैं, उनके इंदौर के शहर में मंदिर बन रहे हैं और उनके भी पूजा करने वाले लोग विद्यमान हैं। लेकिन जितना किसी चीज का विरोध होता है, उस चीज की ऊंचाई उतनी बढ़ती जाती है। तो गांधीवाद का विरोध अगर कहीं से होगा तो निश्चित तौर से गांधी और बड़े प्रासंगिक होते हैं। इसका प्रमाण एक सुनिएगा ध्यान से। हमारा राष्ट्रपति और हमारे देश के प्रधानमंत्री या कोई बड़ा आदमी जब विदेश में जाता है, विदेश मतलब 200 देशों में कहीं भी, तो कोई ऐसा देश नहीं है जहां गांधी जी की प्रतिमा ना हो। तो बाउंड्री लेस आदमी थे, बाउंड्री लेस। वसुधैव कुटुंबकम, सही में अगर कहा जाए पूरी वसुधा एक कुटुंब परिवार के रूप में, तो गांधी जी उसके परिचायक है, ब्रांड एम्बेसडर। अगर हमारे प्रधानमंत्री यूक्रेन जाते हैं तो वहां भी गांधी जी की प्रतिमा मिलती है। अगर हमारे प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं तो वहां भी मिलती है। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो जिस शहर में नहीं प्रतिमा है, जाने से पहले प्रतिमा लगा दी जाती है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो यहाँ पर गांधी की प्रतिमा होनी चाहिए जहां जाएंगे। तो गांधी जी कोई एक देश, एक सीमा से बंधे हुए पुरुष नहीं थे। वो युग पुरुष, युग दृष्टा वाला जो आप जानते हैं ना, उस तरह के वो पुरुष थे और वो बाउंड्री लेस थे। उनको वन मैन बाउंड्री भी कहा जाता था। कि चीजें सब दिमाग में आ रही, वन मैन बाउंड्री भी उनको कहा जाता था, वन मैन आर्मी भी उनको कहा जाता था। क्यों? अब सोचिए क्यों कहा जाता था? जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो तो जो पाकिस्तान बना वो 2 ओर बना, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, मुसलमान बहुल क्षेत्रों को बनाया गया। और भारत 14-15 अगस्त को जब आजाद हो रहा है, अंग्रेज यहां से जा रहे होते हैं, तो उस समय खूब दंगा भड़क रहा है और इस दंगे में लाखों लाख लोग मरते हैं। जो पाकिस्तान की तरफ से ट्रेनें आती हैं वो लाशों से पटी रहती हैं। जो हिंदू भाग के आते हैं भारत की तरफ, वो रास्ते में ही काट काट के पीस में, और ट्रेन केवल आती है उसमें सब लाशें रहती हैं। ऐसे समय में गांधी जी आजादी का जश्न नहीं मनाते हैं, दिल्ली में 15 अगस्त का झंडा नहीं फहराते हैं, वो सरकार बनाने में या सरकारी समारोह में शामिल नहीं होते हैं राष्ट्रपिता के रूप में। वो एक नोआखली नामक छोटी सी जगह थी जहां हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, वहां पर दंगा रुकवाने का अकेला काम कर रहे होते। कलकत्ता में जाते हैं, हिंदू मुस्लिम बहुल एरिया में मुसलमान हिंदू को मारता है, हिंदू मुसलमान को, और वो पैदल अकेले बिना सुरक्षा गार्ड के चल रहे होते हैं। तो लोग कहते हैं कि अब गांधी को मार दो, आ गया गांधी, इसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन गांधी जी कहते हैं मार दो हमें, अभी तुरंत मार दो, हम खत्म हो जाए, लेकिन मिलेगा तुम्हारा क्या? मिलेगा हिंसा ही मिलेगा, रक्तपात ही मिलेगा, जीनोसाइड ही मिलेगा, मानव के खिलाफ अमानवीय कृति तो मिलेगा क्या? मार दो तुरंत गांधी को, नहीं मारते, भीड़ हट जाती है और वहां पे झगड़ा, वो राइट्स जो होता है हिंदू मुस्लिम, वो समाप्त हो जाता है। फिर नोआखली में बढ़ते हैं, फिर पूरे जो आज बांग्लादेश देख रहे हैं वहां तक बढ़ते हैं। तो गांधी जी तो ऐसे थे कि जिनकी एक बात कहते थे तो लोग, गांधी जी की जो आप लोग सुनते हुए नमक आंदोलन वाला,
नमक आप अगर पुराने लोगों से पूछेंगे तो ये होगा कि हमारा नमक आप खाए, तो इसका मतलब कि हमारे प्रति आपकी निष्ठा हो जानी चाहिए। मतलब हमें दुश्मनी तो नहीं आप कर सकते अगर नमक खा लिए। तो पहले जो दुश्मन रहते थे ना वो कहते थे भाई सब ठीक है लेकिन नमक तो आना है, ऐसे कि एकदम खुला दुश्मन ना खाए। तो नमक उस समय समाज में बहुत महत्वपूर्ण पहलू था, बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट। तो भारतीय लोगों को बनाने का अधिकार नहीं था, अंग्रेजी बनाते थे। तो भारतीय ने किसी पहल किया, महात्मा जी ने पहल किया, तो मुझे ठीक से नहीं याद है, लेकिन 160 किलोमीटर पोरबंदर से लेकर वो दांडी, हाँ, और वहां तक उनके एक आह्वान पे जन सैलाब उमड़ गया। और कहते हैं कि मतलब एक जन श्रृंखला बन गई लोगों की। एक जगह से नमक वहां से उठाया जाता था, दूसरे को पास करता था, तीसरे को पास करता था, और वो आके इनके आश्रम में मिलता था। 160 किलोमीटर की रेलवे लाइन बन गई, किससे? आदमियों से। आदमी कतारबद्ध हो गए और वो नमक दे रहा समुद्र किनारे से, वो दूसरे को दे रहा, चौथे को दे रहा, लाखों को दे रहा, दूसरे लाखों को दे रहा, और उनके आश्रम तक आके वो नमक मिलता। मतलब कौन होगा? कहते थे गांधी जी से पहले भारत में कोई भी किसी भी आंदोलन से बच्चों और महिलाओं को नहीं जोड़ा। सब आंदोलन होते थे, लोग पुरुष नौजवान लोग आते थे, लड़ते थे, लेकिन किसी ने बच्चे को और महिला को क्रांति के लिए नहीं खड़ा किया। ये विमर्श अगर किसी ने खड़ा किया तो वो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ऐसे पता नहीं कितनी बातें याद आ रही। बस एक बात आपसे जो कहना सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि गांधी जी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। बस यही एक बात पकड़िए, आप लोग लेके जाइएगा यहाँ से कि गांधी जी की कथनी और करनी में कोई भी अंतर नहीं। गांधी जी कहते थे कि सबने अवज्ञा आंदोलन चलेगा, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट चलेगा, तो वो तुरंत स्टार्ट करते थे, उनके साथ कोई आए या न आए। और जब कहते थे कि नहीं ये आंदोलन बंद होगा क्योंकि इसमें हिंसा हो गई, तो वो बंद कर देते थे चाहे लाख लोग। तो कथनी और